नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का काफ़ी दबदबा रहता है, लेकिन कर्मचारी अब अपनी मांगों के लिए पिछले लंबे समय से भटक रहे हैं क्योंकि उनको संशोधित वेतनमान के एरियर और डीए का भुगतान नहीं हो पा रहा। लगभग कर्मचारियों और पेंशनर की 12,000 करोड़ की देनदारियां सरकार के ऊपर हैं। अभी दीपावली आ रही है परसों, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम डीए की एक किश्त तो जारी करते। सरकार भी 800 करोड़ रुपए का लोन नया लेने जा रही है, उम्मीद बंधी है, लेकिन ये मिल पाती है दिवाली तक की? दिवाली के बाद ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और पेंशनर भी अब ऐलान कर चुके हैं कि उनका भी बहुत से ड्यूज हैं और वो पूरे नहीं हो रहे हैं। अब हम 17 दिसंबर को पेंशन डे पे काला दिवस मनाएंगे। कर्ज का मर्ज भी नहीं तलाशा जा रहा गवर्नमेंट से, क्योंकि कर्ज बहुत है और कैसे ये इतनी 12,000 करोड़ की देनदारियां सरकार देगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विनोद कुमार जी हैं, कर्मचारी नेता हैं, और राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के। एलडी चौहान जी हैं, कर्मचारी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और साथ में ये पूर्व पेंशनर भी हैं और कर्मचारी नेता भी रहे हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा अपने विनोद कुमार जी से पहले। विनोद जी, क्या क्या इशू है इस समय जो लंबित है सरकार के पास आपके लंबे समय से? जी विनोद जी। सर नमस्कार। जी कर्मचारियों के वित्तीय जो मामले हैं, बड़ा दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का कि एक लंबे समय से जो कर्मचारियों के फाइनेंशियल बेनिफिट, जो ड्यूज होते हैं, लेजिटिमेट राइट्स होते हैं, उनके ऊपर एक लंबे समय से उसका भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। यानी कि हम डीए देंगे तब उस पर राजनीति करेंगे, पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी हम उस पर पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ और एरियर देना है उस पर पॉलिटिक्स करेंगे। और वो दुर्भाग्य क्या हो गया कि अब जब कर्मचारियों को कोई एक डीए किस्त जारी करनी होती है तो सरकारें की तरफ से और मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी खबरें छप जाती है कि जी कर्मचारियों को डीए देना है, 1,000 करोड़ का कर्जा लेंगे, 2,000 करोड़ का कर्जा लेंगे। यानी कि जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं हम इस बात को फैलाते हैं कि सारा बजट पैसा ये सब कर्मचारी अधिकारियों पे खर्च हो रहा है। ये बड़ा, हम तो इसमें कह गए कि ये राजनीतिक सोच में कमी आ गई या कर्मचारी संगठन के नेताओं को की समझ से सब कुछ परे हो गया। सवाल केवल आज के जमाने में ये हो गया है कि जी मान्यता मान्यता मान्यता, एक राग चलता रहा एनपीएस का, वो चलता रहा मान्यता का, इसी में ही सब कुछ गोलमाल हो गया। और आप हैरान होंगे कि ये कोई किसी के ऐसे तो बनाई हुई चीजें तो है नहीं। देश जी के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम भी 2 पे कमीशन आ गए थे कंट्री के अंदर। तो पे कमीशन, और ये पे कमीशन से जुड़ी सारी चीजें हैं, डीए हैं, 10 साल के बाद रिवीजन होना है, ये उसका एक सख्त फार्मूला है। ऐसा तो है नहीं है कि जी जैसे राजनेता अपने वेतन भत्ते बढ़ाते हैं, विधानसभा के अंदर एक लाइन की फाइल चली जाएगी, उसमें सब सहमति कर देंगे, ना कोई करेगा नहीं, तो जैसे फार्मूला तो उसमें बढ़ा लिया। यहाँ तो क्या होता है साहब कि 10 साल के बाद पे कमीशन बैठेगा और वो पे जी कमीशन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य का सर्वेक्षण होता है। हर राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, वहां का एम्प्लॉयमेंट कितना है, वहां बेरोजगार कितना है, वहां की आय व्यय स्थिति कितनी है, वहां की आर्थिक स्थिति कितनी है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, पूरे देश का डाटा इकट्ठा होता है और उसके बाद एक व्यक्ति पर व्यक्ति उसकी आय कितनी है, एक आदमी दिन का कितना खाता है, कितना चावल, कितना दाल, कितना मीट, कितना पानी, कितना दूध, ये सब महंगाई कैलकुलेट भत्ता होता है उसी डाटा। से, बिल्कुल नहीं नहीं, मैं उसी से ही एक बने। एक 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 बात को छोड़ के, एक वो जी शराब को छोड़ के बाकी सब जी कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक आदमी, उसके परिवार में 4 आदमी, फिर उसको मल्टीप्लाई करके फिर जो एक फार्मूला बैठता है उस पर पे कमीशन का हाइक तय होता है, हाइक तय होता है। और वो 10 साल के बाद, साहब आज आप देखें, एक एक 2016 का पे कमीशन और आज हो गया एक 2023, चला गया ये। अभी तक पे कमीशन के ऊपर जितनी लापरवाही पूर्व भाजपा के जयराम सरकार ने की, पूरे हिंदुस्तान की किसी भी राज्य के अंदर शायद ऐसी लापरवाही हुई हो। हम 2019 से बोलते रहे
2018 से बोलते रहे कि सर ये लायबिलिटी बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि सरकार के गले की फांस बन जाएगा। हमारी बात को नहीं सुना गया, मेमोरेंडम दिया। हमने कहा साहब देखिए, जब भारत सरकार का पे कमीशन आया, 7th पे कमीशन आया, तो अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने जब अगले साल पे कमीशन आना था, तो उन्होंने 1 साल पहले के बजट में वो पे कमीशन की लायबिलिटीज को कवर कर लिया कि अगले साल हमारी इतनी लायबिलिटी बनी, पे कमीशन देना है। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने जब पे कमीशन दिया, उन्होंने भी ऐसा किया, पे कमीशन को अपने बजट में अप लिया, इतना एरियर देना है, इतनी किस्तें देनी है। और हिमाचल के अंदर 19, 20, 21, 22 4 जी साल तक सरकार ने किसी भी बजट के अंदर पे कमीशन को लेकर चर्चा ही नहीं की। उसके अंदर बजट अपीयर ही नहीं किया। हम बार बार बोलते रहे। 2019 में मैं शायद एलटी चांद जी मेरे साथ थे उस दिन, शायद हम मुख्यमंत्री जी के पास गए। हमने कहा साहब को बड़े तरीके से समझाया और उन्होंने उस बात को समझ भी लिया थोड़ा, और उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को डिस्कस के लिए हमारा वो पॉइंट उठाया। उसके बाद हम शाम के जी टाइम चीफ सेक्रेटरी को मिला, अपने एसीएस फाइनेंस, उनका अनिल खाची जी देख रहे थे फाइनेंस को। हमने उनको भी बात की, उन्होंने 10 मिनट तक हमारी बात सुनी। पहले तो मुझे उन्होंने कहा बैठिए, मैं खड़े खड़े बात रखना चाह रहा था क्योंकि उनका जैसे एटीट्यूड था खाची जी का, बट नहीं, उन्होंने मुझे पहले कहा कि पहले आप बैठिए। फिर हमने उसके ऊपर 10 मिनट चर्चा की, और वो आप हैरान होंगे कि वो 2019 में वो पे कमीशन की फाइल की तैयारी कर शुरू हो गई। हमने कहा आप सेंटर पे कमीशन की रिपोर्ट को उठाइए और लागू कर दीजिए, अदरवाइज ये 2-3 साल अगर ये नहीं हुआ तो ये एरियर की इतनी लायबिलिटी बन जाएगी कि सरकार के गले की फांस बन जाएगी। और वही हुआ, वो फाइल तैयार हुई और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी श्रीकांत बाल्दी जी थे, उनके पास गई, उन्होंने वो फाइल मुख्यमंत्री जी से पेंट करवा दी कि ये तो पंजाब से जुड़े, रहने दो। और आज हालात आपके सामने हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि लाइबिलिटीज है, 12,000 करोड़ की लाइबिलिटीज है एरियर की। और उसके अलावा देखो आप, हम ये बड़ा अनफॉर्चुनेट क्यों हो गया और हमको इतना बदनाम कर्मचारियों कर देते हैं कि हमने कहा कि सरकार कौन सी एक सरकार हमें बताइए कि जो सरकार कुछ नया देती है कर्मचारियों को, जो जी उनके लेजिटिमेट राइट्स हैं वही बिल्कुल मिलता है। वही मिलते हैं, वही ठीक मिलते है, हैं। और जी आज आप देखिए सर, कोविड 19 में डीए की किस्तें रोकी गई, हमने उसको अप्रिशिएट किया, समर्थन किया। हमने कहा हालात कंट्री के खराब है, कोई बात नहीं, हमको डीए नहीं मिलेगा, बाद में मिल जाएगा, इस वक्त देश को जरूरत है पैसे की। उसके बाद केंद्र सरकार ने वो 3 किस्तें इकट्ठी रिलीज की, आई थिंक 22 के शुरू में, जनवरी में, तो वो डीए 11% रिलीज किया। और बड़ी हैरानी की बात है कि डीए एक ऐसी आइटम है जिसको सेंटर से डेविएशन उसकी नहीं हो सकती, और इन्होंने क्या किया, वो 11% डीए की जगह 6% क्या अप्रूव कर दिया। हमने जी कहा ये 5% डीए कैसे, 6% डीए तो बनता ही नहीं है, या तो 7 बनता है, 4, 3, 2 किस्तें बनती है 7, या फिर बनता है 11%, या फिर आप एक किस्त दे दो। ये हमने कहा 6% फार्मूला कहां से आया, और वो 6% डीए दिया और 5% डीए वो गायब भी कर दिया, तो गायब कर ही दिया सरकार ने, वो आज जी तक नहीं दिया। चलिए बिल्कुल, और चलिए मैं अभी अभी मनोज जी घनश्याम जी के पास जाऊंगा। घनश्याम जी, आपकी सरकार के समय में लंबित मामलों इस मामले को किया गया और देनदारी इतनी ज्यादा खड़ी हो गई है, जैसा कि विनोद जी ने कहा है, अगर समय समय पे ये किस्तें दी जाती तो ये दिक्कत नहीं आती कहीं ना कहीं। तो ये सारा दोष जो आज लग रहा है, ये पूर्व की भाजपा जयराम सरकार के ऊपर लग रहा है कि 1200 करोड़ की लायबिलिटी आज खड़ी है और आज प्रदेश आपदा से भी गुजर रहा है। वहीं प्रदेश के पास रिसोर्सेज की कमी है और डीए पेंडिंग है, पेंशनर कर्मचारियों का सारे इस बार फीकी दिवाली मना रहे हैं। उसका दोष कहीं ना कहीं भाजपा से शुरू हुआ है। जी घनश्याम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज धनतेरस है, सबसे पहले तो धनतेरस की सबको और दिवाली के आने वाले दीपावली की धन हार्दिक ही तो नहीं मिल रहा है शुभकामनाएं। कर्मचारियों को। उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आपने एक बहुत अच्छा विषय अभी उठाया कि पूर्व सरकार के ऊपर ये दोषारोपण हो रहा है। मैं इसको एक ही लाइन में समराइज कर देता हूं कि देखिए, जब जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट आती है तो उसको लागू जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही करती रही है। जब पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो उसके साथ स्वाभाविक तौर पर हजारों करोड़ की लाइबिलिटीज भी आएंगी। ये बात हमें मान करके चलना पड़ेगा। और आज की स्थिति जो है,
मैं हिमाचल प्रदेश की बात ही नहीं कह रहा, मैं लगभग मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर जाता हूँ, हर राज्य के अंदर बैठ के करता हूँ। मेरा ये मानना है कि आज की स्थिति जो पूरे देश के अंदर राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो कुल मिलाकर के आ गई है। अब समय आ गया है कि सरकारों को इससे निकलना कैसे है, इससे निकलने के उपाय जो है वो खोजने पड़ेंगे, बजाय इससे कि हम एक दूसरे को दोषारोपण करें। उसे हट करके हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश को इस वित्तीय संकट से कैसे निकाला जा सकता है। अगर 2000 पे कमीशन की रिपोर्ट को अगर लागू नहीं करते, तब भी कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष था और वो लागू होनी थी, निश्चित तौर पर होनी थी। मैं विनोद जी की बातों से बहुत बहुत सहमत रहता हूँ हमेशा, वो होनी थी लागू। लेकिन जब वो लागू हुई तो हजारों करोड़ की लायबिलिटी तो आनी ही थी, जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले ही कुल मिलाकर के बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन आज तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जब भी कोई प्रदेश के अंदर बड़ा फेस्टिवल आता है, देश के अंदर बड़ा फेस्टिवल आता है, चाहे वो 15 अगस्त का आता है, 26 जनवरी का आता है, दिवाली का आता है, तो प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर और आम जनता तक को ये उम्मीद रहती है कि हमें कुछ ना कुछ जो है वो नया मिलने वाला है। हम नए की बात तो नहीं कर रहे हैं, विनोद जी ने ठीक कहा कि हम तो उसी की बात कर रहे हैं जो हमारा पेंडिंग है और जो हमें ड्यू है। तो मुख्यमंत्री जी आज मुख्यमंत्री बीमार थे, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी आज करते हैं कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हों, अच्छे हों, ताकि प्रदेश की दोबारा जो है व्यवस्था को संभाल सके। आज मैंने अखबारों में भी पढ़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उम्मीद की जी जा आज आ सकती रहे है कि आज या कल में कैबिनेट होगी, उसमें शायद डी अनाउंस हो जाए। लेकिन मेरा यह मानना है कि कुछ एक चीजें बड़े सेट प्रोसीजर के होते हैं, उसको सरकार कई बार लंबित नहीं भी करती है, लेकिन कुछ अधिकारी ब्यूरोक्रेटिक लोग जो हैं इन फाइलों को घुमा करके, जैसे अभी विनोद जी ने कहा, कुछ चीजें कुछ करने की हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लोग जो हैं वो अपनी अभी भी परिस्थिति वैसी है, ये सरकार भी ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में उलझ करके रह गई है, क्योंकि अपने ढंग से ये चला रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दिवाली की घोषणा के ऊपर ये कर देना चाहिए। तो दूसरा मामला ये है कि पेंशनर्स काला दिवस मनाने जा रहे हैं, ब्लैक डे 17 दिसंबर को ऐलान किया है कि पेंशनर महासंघ ने। जी घनश्याम जी। ये अपनी अपनी अवधारणा है, हर हर संगठन की अपनी अपनी धारणा है। मैं भी भारतीय राज्य पेंशन महासंघ को हिंदुस्तान के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रदेश के अंदर भी रिप्रेजेंट करता हूँ, महाराष्ट्र का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा ये मानना है कि ये प्रदेश भी हमारा है, देश भी हमारा है। ये ठीक है कि प्रदेश सरकार ने आते ही जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया। 30 अगस्त 2022 को हमारी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक उस वक्त की सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और उस मुख्य सचिव देवान जी के साथ हुई थी। जो निर्णय उसमें लिए गए थे, उसमें 3-4 निर्णय तो हमने तुरंत उनको लागू करवा लिया, 3 निर्णय जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। कर्म पेंशनों में इस बात को लेकर के पूरे ही पेंशन संगठन जितने भी है, सब में इस बात को रोष है, क्योंकि उस जेसीसी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर तमाम संगठन, वो चाहे किसी भी विचारधारा से थे, बोर्ड, कारपोरेशन, किसी भी विचारधारा थे, हमने सबको बुलाया था और एक समान रूपता से निर्णय लिए थे। अब उसमें सबसे बड़ा निर्णय हमारा फंसा हुआ है कैशलेस स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली का। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ रुपए का साल का घोटाला होता है मेडिकल को लेकर के। ये विनोद जी भी और सभी कर्मचारी संगठन भी इस बात को कह चुके हैं पहले ही। और मैंने इस बात का पहली बार फार्मूला सरकार के अंदर दिया कि प्रदेश के अंदर ईसीएचएस की तर्ज पर जो है वो कैशलेस प्रणाली स्वास्थ्य की होनी चाहिए। आज जहां पर आपने स्वास्थ्य हिम ई केयर योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति का एक कार्ड बना दिया है जो 5 लाख तक का कवर करता है। हमने कहा कि कर्मचारी का 5 लाख से कवर बढ़ाया जाए, इसकी हाइक की जाए और इसको पूरे प्रदेश के पेंशनर्स को, क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा होने के बाद हॉस्पिटल में लाइन में लगो, बजट सालों साल नहीं मिलता है। वो इस गवर्नमेंट ने तो अभी तक एक पैसा भी बजट का रिलीज नहीं किया मेडिकल चिकित्सा भत्ते को लेकर के। तो मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स का ये कहना कि 17 दिसंबर को काला दिवस मनाएंगे, ये बिल्कुल जायज है, ये बिल्कुल जायज है। हालांकि हमने ज्वाला जी में जब हमारी बैठक हुई थी, हमने 15 अगस्त तक सरकार को नोटिस दे दिया था, हम सड़कों पर आने वाले थे, लेकिन उस वक्त तुरंत उसके बाद जो था वो प्राकृतिक आपदा को देखते हुए
हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया और हमने कहा कि हम प्रदेश की सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि प्रदेश के अंदर आपदा आ चुकी है। हमने अपना आंदोलन स्थगित किया। अभी दिवाली के बाद 17 दिसंबर को हमारी तुरंत बैठक होने वाली है, फिर हम एजिटेशन को लेकर प्रदेश की जनता के बीच में आने वाले। जी चलिए एलडी चौहान जी के पास जाता हूं मैं। एलडी चौहान जी, मामला बड़ा है। अभी आप महासंघ की इकाई का आपने गठन किया है, मुख्य सचिव से भी आप मिले हैं पिछले दिनों, अध्यक्ष जी के साथ, त्रिलोक जी के साथ। तो क्या ये मामला जो संशोधित वेतनमान है उनको लेने को, डीए को जारी करने को लेके कुछ चर्चा हुई है? क्योंकि इस बार भी फीकी दिवाली है। विनोद जी भी कह चुके हैं कि भाजपा अगर उस समय टालती नहीं, 19, 20, 21 में अगर इन चीजों को टालती नहीं तो ये 12,000 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी नहीं होती। और इतनी बड़ी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट अभी लोन ले रही है लगातार, और अभी तक 70,630 करोड़ का प्रदेश के ऊपर लोन हो गया है। 10,300 करोड़ ले चुके हैं, 800 करोड़ और 800 करोड़ और लेने जा रहे हैं। तो ये लोन का सिलसिला बढ़ रहा है, दबाव कहीं ना कहीं सरकार पर वित्तीय दबाव बन रहा है। तो आपको सरकार अगर भाजपा के समय में थोड़ा थोड़ा पैसा रिलीज कर देती तो आज ये दिक्कत नहीं आती। क्या ये मानते हैं आप इस बात को? जी चौहान डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कर्मचारियों के मुद्दे पर डिबेट रखी और विनोद जी जुड़े हैं, घनश्याम जी जुड़े हैं, चिंता जुड़े, उनको भी नमस्कार। तो जैसा कि अभी हमारी देनदारियां कर्मचारियों की सरकार के ऊपर है, आपने कहा, तो बहुत बड़ी देनदारियां कर्मचारियों की जो पेंडिंग, चाहे वेतन की है, चाहे डीए की है, तो सरकार के ऊपर वो देनदारियां है। और अभी पिछले कल चीफ सेक्रेटरी साहब से, शायद मैं तो साथ नहीं था उनके, अपने अध्यक्ष महोदय जी त्रिलोक जी मिले, तो कर्मचारियों के जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी पेंडेंसी है, चाहे वेतन की एनोमलीज है, चाहे हमारे डी है, उसको लेकर भी बात हुई चीफ सेक्रेटरी साहब से। तो उन्होंने कहा जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शिमला आते हैं तो इस पर मैं डिस्कस करूंगा और इस पर कुछ ना कुछ हम निर्णय लेंगे। अभी डीए की जो बात है, हिमाचल प्रदेश में 12% डीए जो है पेंडिंग है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से एक उम्मीद भी लगाए हैं कि कम से कम, अगर 12% शायद नहीं हो पाता है कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो कम से कम जो एक किस्त 4% की वो दिवाली के उपलक्ष्य पर कर्मचारियों के लिए जारी की जाए, ऐसी हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से। और दूसरे जो हमारे अभी जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशें प्रदेश में लागू हुई 3 जनवरी 2022 में जो नोटिफाई हुआ, तो उसकी जो एरियर बनता था कर्मचारियों का, तो वो अभी सारा अभी पेंडिंग है एरियर। पूर्व सरकार को वो एरियर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट था हिमाचल गवर्नमेंट के साथ पिछली बार, तो माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व सरकार में थे ठाकुर जयराम जी, उनको जो है कर्मचारियों का एरियर भुगतान कर देना चाहिए था चुनाव से पूर्व, लेकिन वो नहीं हो पाया है। एक किस्त की जो बात की गई थी कि 3 किस्तों में उनका एरियर मिलेगा, तो एक किस्त भी जो सभी कर्मचारियों को नहीं मिल पाई है। वो बहुत बड़ी जो एक देनदारी मध्य प्रदेश के ऊपर है। और वर्तमान में जैसा कि अभी फाइनेंशियली क्राइसिस हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आई है, उस वजह से जो कुछ बजट यहाँ पे था वो भी खत्म हो चुका है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इच्छा शक्ति के आधार पर की है, तो जो सेंटर से जो एक एमओयू लागू था एनपीएस को लेकर, ओपीएस को लेकर, तो उसके तहत जो है, जो वहां से कोई स्पेशल बजट हिमाचल प्रदेश के लिए मिलना था, उस पर भी कुछ ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उस पर भी कुछ रोक लग चुकी है सेंटर की तरफ से, तो वो उस तरह का बजट नहीं आ पा रहा है। और इसके अलावा अब डीए है, सेंटर ने 12% दे दिया है, यहाँ पे अभी देना है, तो हमें अभी उम्मीद है कि दिवाली के उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी देंगे और एनजीओ के माध्यम से थोड़ी हमारी आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की ठीक हो जाए। और हमारी जो 2006 से पे एनोमलीज चलती आई है, अभी विनोद जी ने कहा है कि बढ़ रही है। पूर्व सरकार के साथ चीफ सेक्रेटरी साहब साथ हमने मुलाकात की थी, पूर्व में भी इस बारे में बातचीत की थी, लेकिन वो उस पर जो है कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। वो देनदारियां बढ़ती जा रही है। अब 2009 में स्केल मिला 6 का और 12 में जो रिवीजन हुआ, अब रिवीजन कुछ कैटेगरी का तो रिवीजन हो गया, लेकिन कुछ कैटेगरियां उनका वही जो पुराना स्केल उनको चलता गया। और बहुत से जो मामले वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर माननीय न्यायालयों में चले हैं, विचाराधीन है, और कईयों के डिसीजन भी आ चुके हैं कि उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऐसे बहुत से इश्यूज है। तो इस बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, अभी शायद उन्होंने आज ऐसी जानकारी मिली है कि आज उन्होंने शिमला आना है,
तो अभी तो फिलहाल अभी मुलाकात हमारी आज भी उनसे होगी, तो इस मुद्दे पर भी फिलहाल हम आज मुलाकात नहीं करेंगे, अभी हम उनका हाल चाल जानेंगे और उसके उपरांत जैसे भी थोड़ा सा हिमाचल की स्थिति ठीक होती है, आर्थिक स्थिति ठीक होती है, हमारा महासंघ का गठन हो चुका है, तो हम जो है, तो हमारे सबसे पहले कर्मचारियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जी, कर्मचारियों के जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर हम एक डिमांड चार्टर तैयार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो उनको डिस्कस करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो इसमें वेतन विसंगतियां हुई है उनको हल करवाया जाए। अगर ये इस सरकार में हल नहीं हुई, क्योंकि जिस इच्छा शक्ति के साथ ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी ने पेंशन बहाल की, बहुत बड़ा मैटर था ये इतना इजी मैटर नहीं था, क्योंकि मैं भी इसका जो पूर्व का एक संयोजक रहा हूँ। ये जो महासंघ हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है, विनोद जी को पता है, शायद घनश्याम जी को पता होगा, तो 2015 में मैं इसका प्रथम सदस्य था। मैंने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जाकर इस संगठन को जो चलाया और 2017 दिसंबर तक जो मैं इस पे फ्रंट पे रहा। कोई रैली होती थी, कुछ भी होता था, तो मेरा वहां पे अहम रोल रहता था। तो इतना इजी मैटर नहीं था, क्योंकि मैंने भी कुछ स्टडी किया, इतना इजी मैटर ये नहीं था। ओपीएस का मामला था, अभी तो देनदारियों पे चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं किमटा जी के पास जाऊंगा। किमटा जी, सवाल ये है कि अगर बीजेपी एक दो किस्तें उस समय दे जाती तो आज इतना बड़ा बर्डन सरकार के ऊपर ना होता, और बर्डन ऐसा है कि उसकी तरफ देखना भी भारी पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि कर्ज उठाने पड़ रहे हैं लगातार। और कर्मचारी ऐसे हैं, कर्मचारी 3 लाख के लगभग कर्मचारी हैं और 2 लाख के करीब पेंशनर हैं। 5 लाख लोगों का मुद्दा है और उनसे परिवार कितने जुड़े हैं। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक भी है। अगर कर्मचारियों को नहीं साधा गया तो दिक्कत आएगी। कहीं से भी पैसे का इंतजाम करके इनको डीए की चाहे एक किस्त दें, दिवाली तो अब खैर 2 दिन बाद है, उसके बाद दें चाहे, लेकिन इनकी दिवाली तो फीकी कर दी गई है। जी देखिए, बिल्कुल पहले तो सभी को प्रणाम और धनतेरस पे सभी को शुभकामनाएं। खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा, जैसा विनोद जी ने कहा, बिल्कुल पूर्व भाजपा सरकार इसके लिए बिल्कुल इनकी ही वजह से आज कर्मचारी नेता जो कर्मचारी लोग हैं उनको दिक्कत आ रही है। कारण क्या था कि आपकी जो डीए किस्त थी, अगर उन्हें रिलीज कर दिया जाते तो आज 12,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश पे देनदारी ना होती कर्मचारियों को लेकर। इन्होंने वोट बैंक को साधने के लिए डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली उससे धरातल पर नहीं लाया गया। जैसा कि घनश्याम जी ने कहा कि हमने 30 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री, उस वक्त के तत्काल मुख्यमंत्री से बैठक की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 30 अगस्त 2022 को जो आपने बैठक करी थी, हो सकता है 2-3 साल पहले करते, शायद जो धरातल पे जो इम्प्लीमेंट होना था कर्मचारियों की जो समस्या वो इम्प्लीमेंट हो जाती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो इसको बहुत लाइटली लिया, क्योंकि आज कर्मचारी हिमाचल प्रदेश का, अगर हिमाचल प्रदेश का जो आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश चला है, तो कर्मचारी जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं उसमें हाथ है कि आज हिमाचल प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो ये साफ सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जो ठाकुर सुखविंदर सिंह, बिल्कुल वचनबद्धता है उनकी, और उन्होंने सबसे पहले ओपीएस लागू किया। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वो कर्मचारी का दर्द जानते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी जो पूरी जिंदगी भर की जो जहां पे रहते हैं वो सारे कर्मचारी लोग रहते हैं। उनके खुद के पिताजी जो थे वो खुद कर्मचारी थे, तो समझ सकते हैं कि कर्मचारी जो लोग होते हैं उनकी समस्या क्या होती है, पेंशनर्स की समस्या क्या होती है। अब ये तो अल्टीमेटली थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया, तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि कर्मचारियों को इतना लंबा समय रुकना पड़ेगा, उसके लिए बहुत वचनबद्धता है और अल्टीमेटली कर्मचारियों को जो उनका हक है माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल दिलाएंगे, जिसके लिए उन्होंने पहले भी कहा था। अगर याद होगा 2022 में 18 आई थिंक जून का एक कटिंग दिख रहा था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू छपा था पंजाब केसरी को लेकर, जिसमें कर्मचारियों को लेकर उन्होंने साफ कहा था कि हमारे सरकार आते ही हम ओपीएस बहाल करेंगे, सरकार आते ही जो कर्मचारियों का जो हक है उनको दिया जाएगा। तो ये समझ सकते हैं कि उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल जो है एक तरह जो वो बोलते हैं वो करते भी है। लेकिन पूर्व भाजपा सरकार में कहूंगा बहुत, इस वक्त मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए इसको लेकर, राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली एक हकीकत है जो कहीं ना कहीं घनश्याम जी भी समझते होंगे, क्योंकि खुद कर्मचारी नेता रहे, अभी भी कर्मचारी नेता है, पेंशनर नेता है, तो समझ सकते कहीं ना कहीं कर्म इसको लेकर सरकार ने इसे बहुत लाइटली लिया, जबकि देनदारी बढ़ती जा रही है और आज 12,000 करोड़ की देनदारी हिमाचल प्रदेश के सरकार के ऊपर खड़ी है। तो कहीं ना कहीं अब अल्टीमेटली जो कर्मचारी है उन्होंने भी परिवार पालना है, परिवार चलाना। जिस तरह से हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो डीए किस्त है वो बनती है और इनका वो हक है, कोई भी सरकार आए वो कर्मचारियों का हक है देने के लिए। लेकिन
इसमें कोतवाही क्यों की गई, क्या कारण गया। और मैं शायद घनश्याम जी से और विनोद जी से थोड़ा मैं सहमत ही रहूंगा, कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इसको लेकर अड़ंगे अड़ाती ही रहती है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि जब तो अपनी बात आती है डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी का जिक्र किया है उन्होंने, पता नहीं क्या किया, इन्होंने कन्विंस भी कर लिया चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने रुकवा दिया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है अपने बने रहे हैं ऐसे अधिकारी पिछली सरकार के समय में, कर्मचारी को हकों को उन्होंने कुंडली मार के बैठे रहे वो लंबे समय तक जिस भी पद पे रहे। बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं इन पे भी लगाम कसने की जरूरत है और मुझे लगता है कि माननीय हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री इन पे लगाम कसें। कारण क्या है कि अल्टीमेटली जब ब्यूरोक्रेसी की अपनी बात आती है तो वो मुझे लगता है कि शायद किसी को पता लगता है और अपनी फाइल वो इम्प्लीमेंटली करवा देते हैं। जब कर्मचारी नेताओं की, कर्मचारियों की बात आती है, चाहे वो निचले क्लास तक है, तब कहीं ना कहीं इनके लुकूने लेके आते हैं, कहीं ना कहीं इफ्स एंड बट्स ले आते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की जनता या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के हित में नहीं है। और मुझे लगता है कि आज हिमाचल प्रदेश की कर्मचारियों की जरूरत है इन्हें डीए किस्त देने की, और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री अब आज शाम को 4 बजे वापस पहुंच जाएंगे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे जो इनकी जो कर्मचारियों की जो दिवाली है और इनके परिवार की दिवाली वो एक सुखद हो और अच्छी हो। और ये हम कामना भी करते हैं और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो कर्मचारी हितों के लिए हमेशा थी। कर्मचारी खर्च करेंगे, बाजार में पैसा आएगा, हिमाचल बिल्कुल की बढ़ेगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। चलिए घनश्याम जी के पास, मैं चिमटा घनश्याम जी के पास जा रहा हूँ। मुझे एक चीज याद आई, जब चुनाव थे घनश्याम जी, आपको भी मैंने देखा एक शाम कर्मचारी के नाम, एक शाम कर्मचारियों के नाम आप भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहे और साथ में उनके जाते रहे। जनवरी 2022 में जब ये वेतनमान लागू हो जाता है तो क्या एक किस्त तो आप कम से कम दिलवा देते घनश्याम जी? हर जिले में गए, कर्मचारियों के नाम एक शाम, लेकिन कर्मचारियों को दिया कुछ नहीं। सवाल ये उठता है ना। नहीं, आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, एक किस्त तो हमने, क्योंकि मुझे तो समय काम करने का ही 2.5 महीने का मिला था, उस 2.5 महीने के समय में हमने जितना प्रयास किया उसमें मैक्सिमम चीजें कर्मचारियों के नाम शाम चली 2.5 महीने में। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, हम बोलते सारी चीजों का, विनोद जी सुनो, इन सारी चीजों का जो मूल कारण है, वो मूल कारण क्या है? कर्मचारी जब तक आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं, आज भी आपके डिबेट के ऊपर 2 महासंघ डिबेट कर रहे हैं, एक का एलडी चौहान जी, एक का नेतृत्व एलडी चौहान जी कर रहे हैं, एक का विनोद जी कर रहे हैं। विनोद जी आज भी 2, मतलब हम हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं सही हूं। मेरा निवेदन क्या है, सही और गलत को छोड़िए, अभी भी कुछ नहीं गया है, इकट्ठे होकर के काम करें। अगर इकट्ठे होकर के काम करेंगे तो शायद भविष्य में कभी इस प्रकार की डिबेट की, फीकी दिवाली की बात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं इस बात का पक्ष कर रहा हूं। दिक्कत आती है संवादहीनता से। ये जो हम सरकारों को कोसते हैं, आज बीजेपी सत्ता में नहीं, अपोजिशन में, हम तो लोग सभी कह रहे हैं कि हमारी कमी थी। ये 4, 6, 8, 10 महीने के बाद कांग्रेस अपोजिशन में चली जाएगी तो सब यही कहेंगे कि कांग्रेस छोड़ के गई। पर मेरा कहना यह है कि जब तक संवादहीनता रहेगी, घनश्याम जी, कांग्रेस की सरकार 5 साल के लिए है, 10 महीने के लिए नहीं है। चिमटा जी, आपको बधाई, 5 साल रहेगी, हम आपको फिर बधाई देते रहेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से रिपीट होने वाली है, ये भी बता दो। कोई बात नहीं, हमें भी इस राजनीति में 33 साल हो गए, रिपीट आज दिन तक कोई नहीं कर पाया समय के अनुसार। जब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात डॉक्टर साहब, हिमाचल के वो करेगी भी नहीं किसी को। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग ना स्वादु हो गए हैं, स्वादु। वो स्वाद लेते हैं कि अगली सरकार से कुछ और ले लेंगे, इस सरकार से कुछ और लेंगे। मतदाता है हिमाचल का, यस, इसमें कोई बुराई नहीं है, जागरूक मतदाता है। और हिमाचल प्रदेश का सरकारों का कर्णधार जो है, जो कर्णधार है सरकारों को बनाने का और बिगाड़ने का खेल जो है, वो इसी वर्ग के पास है, कर्मचारी और पेंशनर के पास। क्योंकि 7 लाख कर्मचारी और पेंशनर पूरे प्रदेश के अंदर है, 7 लाख। और 7 लाख ये संख्या नहीं है, ये 7 लाख डायरेक्ट वोटर हैं, डायरेक्ट वोटर। और इनके परिवार को अगर एक परिवार को 4 की इकाई मान के चलें तो 7 चौके हो जाते हैं 28। 73 लाख की हमारी टोटल आबादी है, टोटल आबादी 73 लाख। तो उसमें से 2.5 लाख तो हमारा डायरेक्ट वोट शेयर है। लेकिन तकलीफ यही है डॉक्टर साहब की लोग इकट्ठे होकर के चले। जैसे आज 2 महासंघ रिप्रेजेंट आपकी डिबेट में जिस दिन एक हो जाएगा, उस दिन सारी व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। चलिए, मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। विनोद जी,
अभी कुछ पेंशनर अपने डीए को लेके और ड्यूज को लेके कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने एक फैसला भी दिया कि इतने ब्याज के साथ इनका भुगतान किया जाए। सरकार उसके बाद परेशानी में पड़ गई हुई है और ऐसे मामले आ सकते हैं। पेंशनर महासंघ भी कह रहा है कि हम सब लोग कोर्ट में चले जाएंगे, महासंघ की तरफ से चले जाएंगे, पार्टी बन जाएंगे कहीं ना कहीं। तो क्या कर्मचारी भी ऐसा सोचते हैं कि इतना लंबित हो गया मामला? स्वाभाविक है, पेंशनर एक इंडिपेंडेंट है, कर्मचारी सेवाओं से बंधा होता है और कई चीजें हैं। बात सवाल डॉक्टर साहब कांग्रेस भाजपा का नहीं है, सवाल सरकारों का है। सरकारों की संवेदनशीलता कितनी है। मैंने पहले भी कहा, जैसे आदरणीय घनश्याम शर्मा जी ने कहा कि जब जब पे कमीशन आया है तो भाजपा की सरकारें होती थी। सरकार जब होगी उसके टाइम में पे कमीशन आएगा तब वही लागू करेगा। पर मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि जब देश आजाद हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उस समय पे कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ, 2 पे कमीशन के टाइम आए। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि तब तक जो हायर पे में और लोअर पे में बड़ा डिफरेंस था, कम होता गया, उसके फार्मूले तय हुए। वो राजनेता, वो सरकारी संवेदनशील होती थी छोटे कर्मचारी वर्ग के प्रति। और 2004 में 1/4 घनश्याम जी आपको पता होगा, 1/4/2004 को जब एनडीए की सरकार थी और जसवंत सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस वक्त एक डिसाइड किया था कि जो हमारा डीए 50% डीए वो बेसिक पे में मर्ज कर दिया था। और उसका लाभ कर्मचारियों को क्या हुआ कि 2006 का जब पे कमीशन आया उसमें एक अच्छा हाइक हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, बात सरकारों की है और मैं आपकी सरकार की संवेदनहीनता की बात बताऊंगा। घनश्याम जी आप कह रहे हैं कि महासंघ, कोई महासंघ नहीं है। सरकार की संवेदनशीलता का प्रश्न आज खड़ा है कि क्या उनको जो देनदारियां हैं, लायबिलिटी सरकार को नहीं समझनी है क्या? जब अपनी विफलता होगी तो हम ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करते हैं, और जब आपने खुद के काम करवाने होते हैं, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा, करोड़ों रुपया आउट ऑफ वे बजट के बाहर जाके अफसर फाइल बना के आपके मंत्री को दे देते हैं और उसके क्षेत्र की देते हैं। एक जगह पैसा उठा के सारा दे देंगे, वहां तो सब चलता है। पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब जब 2009 में पे कमीशन 12 में लागू हुआ तो धूमल सरकार थी और उसमें इसमें कोई दो राय नहीं, धूमल सरकार ने उसमें पे कमीशन की पाइप रिलीज की जाने से पहले। चुनाव मुद्दों पे जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, वो अलग विषय है, चलता रहता है राजनीति के अंदर। लेकिन बात काम की है। आपकी जयराम सरकार ने किसी की सुनी नहीं, समझा नहीं, और इतनी इनकम्पिटेंस मतलब गवर्नेंस हिमाचल प्रदेश के अंदर मैंने कभी देखी नहीं, जिनको सब कुछ देने के बाद भी उनको समझ आता नहीं था। सुन लीजिए बात, आप डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी ना, तो क्यों नहीं छोटा सा काम था ये, पे कमीशन को क्लियर कर देते, डीए क्लियर कर देते। कहने मतलब ये है कि आपको भी सच्चाई कहीं माननी होगी। हाँ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात बिल्कुल दोष तो रहा है, उंगली कहीं ना कहीं सच्चाई माननी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार एक बात कही है कि देखिए उन्होंने बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट किया है। उन्होंने हम क्यों रुके हैं, उन्होंने एक बात को बड़ी ईमानदारी से कहा है कि ये देनदारियां हैं, हमको देनी है। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो, ये हमारी भी इच्छा है कि हम हर बार रोना क्यों रोए कर्ज का, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, उनको वक्त इसलिए कर्मचारी दे रहे हैं। लेकिन अब किमटा जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, लेकिन अब ऐसा है, साल सरकार को हो गया है, पे कमीशन की बड़ी लायबिलिटी एरियर की है, 1 महीने की तनख्वाह शुरू की थी हमारे रिवीजन की, इतिहास बन गया हिमाचल की के अंदर, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। डीए की 3 किस्तें आज ड्यू है, सरकार इस पर सोचना शुरू करे, क्योंकि ये अब अल्टीमेटली ये दे के ही निकलनी है। और एक समय आएगा जब आपके खिलाफ हम भी नहीं चाहते इस पर राजनीति हो, हम भी नहीं चाहते इस पर राजनीति हो। आप छोड़िए महासंघ और असंघ, ये सरकार की जिम्मेवारी है, उसको सरकार समझे, और हमारा समर्थन सपोर्ट है तो ठीक करेगा, उसके साथ खड़े होंगे। बाकी ठीक है, सरकारें आपकी जातीय मुद्दों पर खड़ा होता है। बिल्कुल। चलिए किमटा जी शॉर्ट में बोलिए, फिर चर्चा को विराम देते हैं जी। बिल्कुल, जैसे विनोद जी ने कहा, मैं बिल्कुल की बातों से सहमत हूँ। और मैं इनके बात पे बिल्कुल की डबल इंजन की जो सरकार थी और सरकार ने क्या क्या कर्मचारी को हित को लेकर सबके सामने है। इन्होंने कर्मचारी को लेकर जो इन्होंने एक वो मंच शुरू किया था जिसको झंड मंच कांग्रेस ने नाम दिया था, उसमें कर्मचारी जितने भी लोग थे उनको प्रताड़ित किया जाता था। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का जो पैसा था वो फजूल खर्ची की तरफ बहुत उसको जाया किया। यही कारण है कि आज देनदारी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पर है। आप चाहे जनमंच की बात करें और मंच की बात करें, विफलताएं हम क्यों गिनाएं, लेकिन एक बड़ी विफलता तो यही है, तभी हमें चर्चा करनी पड़ रही है।
तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि कर्मचारियों की देनदारियां 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। अगर पिछली जयराम सरकार, भाजपा की सरकार समय रहते एक दो किस्तें जारी कर देती तो आज इतना बड़ा अमाउंट खड़ा नहीं होता कर्मचारियों का, क्योंकि आज प्रदेश आपदा से भी गुजर रहा है, रिसोर्सेज अपने बहुत कम है, और सेंटर से भी ओपीएस लागू करने के बाद जो एक ग्रांट दी जाती थी वो बंद हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इतनी देनदारियों को कैसे देंगे? कुछ पेंशनर न्यायालय पहुंच रहे हैं अपने देनदारियां जो उनके प्रति सरकार की हैं उनको लेके। तो अगर न्यायालय से गलत इस तरह के कुछ निर्णय आते रहे समय समय पे, क्योंकि एक निर्णय में न्यायालय ने ब्याज सहित राशि देने के लिए सरकार को आदेश किए हैं, उसके बाद अधिकारी सारे परेशान है कि कैसे किया जाए, बाकी लोग भी के लिए भी फिर ये चीज शुरू हो जाएगी। वहीं पुरानी ब्यूरोक्रेसी का जिक्र आया। पुरानी ब्यूरोक्रेसी आज की ब्यूरोक्रेसी एक जैसी ही है, ये आईना एक ही है वो। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मुद्दे लटक रहे हैं। ये दिवाली इनकी फीकी रहने वाली है, इनको नहीं मिलने वाला कुछ भी। दिवाली के बाद हो सकता है 18 तारीख की कैबिनेट जो है उसमें कोई निर्णय लिया जाए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।